गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बच्चों, हमारा जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा उसमें हम चर्चा कर रहे थे, महाजन समूह की हमारी चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही थी? महाजन समूह की चर्चा चल रही थी। और महाजन समूह के अंदर मैंने आपको बताया था कि विश्व को मुख्य रूप से 4 महाजन समूह में विभाजित किया गया है। 4 महाजन समूह कौन कौन से थे? सबसे बड़ा जो महाजन समूह था दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के रूप में था। उसके बाद में जो दूसरा महाजन समूह था वो कौन सा था? हम देखेंगे उत्तरी पूर्वी यूरोप के रूप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के रूप में था। तीसरा जो महाजन समूह था किसके रूप में था? उत्तरी पूर्वी अमेरिका के रूप में था। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चौथे, और हम ऐसा कहें कि सबसे पिछड़े हुए जनसमूह की जो चर्चा करें तो उसके रूप में जो हमारा जनसमूह आता है बच्चों, अफ्रीकन जनसमूह आता है। तो अब से पहले 3 जो महाजन समूह थे उनके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। आज हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा बच्चों अफ्रीकन जनसमूह। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो हम चर्चा करें कि एशिया के बाद में दूसरा स्थान रखता है, लेकिन हम ये देखें और जनसंख्या में भी एशिया के बाद उसका स्थान आता है। लेकिन यदि चर्चा ये की जाए कि विकास के दृष्टिकोण से एशिया की स्थिति, अफ्रीका की स्थिति क्या है, तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप। तकनीकी ज्ञान नहीं है, कुशलता नहीं है, आज भी आदिम जनजातियां ज़्यादा रहती हैं, तो विश्व का सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप कहलाता है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। और इसी कारण बच्चों इसको अंध महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये जो चौथा महाद्वीप है और चौथा जो जनसमूह विकसित हुआ है इसके रूप में अफ्रीका महाद्वीप के रूप में, तो हम चर्चा करेंगे कि इसके अंदर कहाँ कहाँ जनसंख्या हमें देखने को मिल रही है। तो ये विश्व का चौथा महाजनसमूह है जहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक हुआ है। अब यहाँ जो जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक हुआ है बच्चों, मुख्य रूप से 3 गिने चुने क्षेत्रों में हुआ है। पहला, ये जो नील नदी का घाटी क्षेत्र, नील नदी जो आपने देखा, नील नदी मिस्र से लेकर काहिरा तक का जो भाग है, ये नील नदी आप देख रहे हैं। तो ये नील नदी एक प्राचीन कालीन नदी है और आपको पता है नील नदी की सभ्यता का यहाँ विकास हुआ था, या फिर इसको हम ऐसा कहें मिस्र की जो सभ्यता का विकास हुआ है वो नील नदी की ही देन है। तो इस नील नदी के दोनों ओर जो मैदानी भाग मिलता है वहाँ अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण हमें देखने को मिलता है। तो एक तो क्षेत्र ये हो गया कौन सा? नील नदी घाटी क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र बच्चों वो हम देखें तो जाम्बिया और जो नाइजर नदी है उनके बीच में जो गिनी तट तक का क्षेत्र है, यहाँ देखेंगे गिनी तट, ये जो ये वाला भाग है इसको गिनी की खाड़ी बोलते हैं। तो जाम्बिया से लेकर और नाइजर नदियों के बीच में फैला हुआ ये जो गिनी तट का जो मध्यवर्ती भाग है, यहाँ भी जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है। अब यहाँ जाम्बिया में तांबे की पेटी पाई जाती है, तांबे की प्रधानता पाई जाती है। तो तांबे की प्रधानता के कारण खनन संबंधी क्रियाएँ यहाँ ज़्यादा विकसित हुई हैं और इसी कारण यहाँ पे जनसंख्या का जो संकेंद्रण है या जनसंख्या का जो फैलाव और वितरण है वो धीरे धीरे यहाँ ज़्यादा विकसित हो गया है। और अफ्रीकन जनसमूह का जो तीसरा बड़ा केंद्र बच्चों वो है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। ये यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी दक्षिणी अफ्रीका नाम का एक देश मिलता है। तो उस दक्षिणी अफ्रीका नामक देश का भी जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या बसाव देखने को मिलता है। तो ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं बच्चों जो अफ्रीकन जनसमूह के रूप में शामिल किए जाते हैं। ये जो दक्षिणी अफ्रीकन जो जनसमूह है, दक्षिणी अफ्रीका देश का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वो हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, कृषि के लिए जाना जाता है, विकास यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, इसी कारण यहाँ पे जनसंख्या बसाव। तो ये 3 ऐसे पर्टिकुलर एरिया डेवलप हुए हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जहाँ जनसंख्या का बसाव सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अब इस अफ्रीकन जनसमूह की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या हैं? पहला देखिए, विश्व का सबसे पिछड़ा हुआ जनसमूह, सभ्यता के दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ा हुआ जनसमूह, तकनीकी ज्ञान और कुशलता के दृष्टिकोण से सबसे कमजोर जनसमूह है। और इसी कारण बच्चों यहाँ पे सर्वाधिक जन्म दर मिलती है और सर्वाधिक मृत्यु दर मिलती है। सबसे ज़्यादा बच्चे मरते हैं, जन्म दर और मृत्यु दोनों ज़्यादा मिलती है। और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के अधिक मिलने के कारण विश्व की सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है बच्चों वो भी इसी अफ्रीकन जनसमूह में पाई जाती है।
तो तकनीकी ज्ञान कुशलता के दृष्टिकोण सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप, सर्वाधिक जन्म दर वाला जनसमूह, सर्वाधिक मृत्यु दर वाला जनसमूह, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जनसमूह, सर्वाधिक आदिम जनजातियों वाला जो जनसमूह कौन सा है, अफ्रीकन जनसमूह के रूप में शामिल किया जाता है। अब इस अफ्रीकन जनसमूह के अंदर कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा पाए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। तो देखिए सबसे पहले जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है बच्चों वो है नाइजीरिया। कौन सा है? नाइजीरिया नामक देश मिलता है जो इस अफ्रीकन जनसमूह का सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। और इस देश की जनसंख्या जो हमें देखने को मिलती है बच्चों लगभग 17 करोड़ के समथिंग देखने को मिलती है। कितनी मिलती है? 17 करोड़। तो नाइजीरिया नामक जो देश है उसकी जनसंख्या कितनी? लगभग 17 करोड़। इसके बाद में दूसरा स्थान आता है बच्चों वो आता है इथोपिया नामक देश का। किसका आता है? इथोपिया नामक देश का। ये अब अफ्रीकन जनसमूह का दूसरा बड़ा देश है और इसकी जो जनसंख्या देखने को मिलती है बच्चों लगभग 8.9 करोड़ देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है? 8.9 करोड़। अफ्रीकन जनसमूह का जो तीसरा बड़ा देश है उसका नाम है मिस्र। कौन सा है? मिस्र। और इस मिस्र की जो जनसंख्या लगभग बच्चों 8.5 करोड़ की समथिंग मिलती है। कितनी मिलती है? 8.5 करोड़। तो तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया? मिस्र हो गया। चौथा जो बड़ा जनसंख्या वाला देश है बच्चों वो है दक्षिणी अफ्रीका। कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। हम चर्चा कर रहे थे इसकी, तो दक्षिणी अफ्रीका और इसकी जो जनसंख्या लगभग 5.3 करोड़ की संख्या, आप इसको राउंड ऑफ फिगर में लगभग 5 करोड़ मान के चलिए, तो 5.3 करोड़ जनसंख्या किसकी है? दक्षिणी अफ्रीका नामक देश की है। और पांचवा बड़ा जो देश है बच्चों वो है तंजानिया। कौन सा है? तंजानिया। ये तंजानिया जो है ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5वें स्थान पर आता है। इसकी जनसंख्या लगभग 4.9 करोड़ है। तो ये 5 देश मैंने आपको ऐसे देश बताए जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से अफ्रीकन जनसमूह में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये जो महाजनसमूह वाला मैटर था वो हमारा यहीं समाप्त होता है। तो 3 महाजनसमूह मैं आपको पहले बता चुका और चौथा जो महाजनसमूह था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो हमारे विश्व के जो महाजनसमूह संबंधी जो चीज़ें थी वो समाप्त हो चुकी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों आप चर्चा करते हैं जनघनत्व की, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व। जनघनत्व कह दो या जनसंख्या घनत्व कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। अब से पहले, यहाँ तक आने से पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। शुरू में जो हमारी चर्चा चल रही थी मैंने आपको जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया था और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी बताया था। देखिए किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या का वितरण मिलता है, फैलाव मिलता है, उस फैलाव के आधार पर ही जनसंख्या घनत्व की स्थिति देखने को मिलती है। यदि जनसंख्या का वितरण कम मिलेगा तो घनत्व भी कम मिलेगा, यदि जनसंख्या का वितरण अधिक मिलेगा तो घनत्व भी अधिक। तो जितनी भी दशाएं यदि मानव के बसाव के दृष्टिकोण से अनुकूल होंगी तो निश्चित रूप से घनत्व अधिक पाया जाएगा। लेकिन यदि दशाएं, चाहे वो भौगोलिक दशाएं हो, राजनीतिक दशाएं हो, आर्थिक हो, सामाजिक कैसी भी दशाएं हो, यदि वो अनुकूल स्वरूप में देखने को मिलती हैं तो निश्चित रूप से जनसंख्या घनत्व क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है। लेकिन ये सारी दशाएं यदि प्रतिकूलताओं को दर्शाती हैं तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या घनत्व भी कैसा होने वाला? कम होने वाला है। तो सबसे पहले तो चर्चा ये करेंगे जनसंख्या घनत्व कहते कैसे। हालांकि हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, पहले वीडियो में तो मैंने आपको बताया था प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनघनत्व कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को भी क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व ही कहते हैं। तो कैसे भी आप परिभाषा बना सकते हैं, प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो ये तो हमारी साधारण सी परिभाषा होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, घनत्व को, जनसंख्या का जो घनत्व होता है उसको निकालने की कई विधियाँ होती हैं और ये जो हमने आपको बता रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, या फिर हम ऐसा कहें कि प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, तो ये तो जो घनत्व ज्ञात करने की विधियां हैं ना उसमें से एक विधि है और इसको क्या कहते हैं? गणितीय विधि कहते हैं या गणितीय घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले चर्चा करते हैं बच्चों गणितीय घनत्व की। ध्यान दीजिएगा, यदि हमें जनसंख्या का गणितीय घनत्व निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है, ध्यान दीजिएगा।
तो कैसे निकालेंगे, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या, ठीक है, और उस कुल जनसंख्या में हम क्या कर देंगे, उस संबंधित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल। तो जब किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या में उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाता है, तो उसके बीच जो स्थिति हमारे सामने आती है बच्चों, वो क्या कहलाती है, गणितीय घनत्व कहलाती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में मिलने वाली जनसंख्या और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के बीच में जो अनुपात होता है, उसे हम किसके नाम जानते हैं, जनसंख्या घनत्व के नाम से। और वो कौन सा जनसंख्या घनत्व होने वाला है, गणितीय घनत्व। और सबसे महत्वपूर्ण जो घनत्व है जनसंख्या घनत्व निकालने के जो प्रारूप है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो घनत्व की प्रक्रिया है वो गणितीय घनत्व भी माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर वो रिपीट कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण घनत्व कौन सा है, गणितीय घनत्व। कैसे निकालेंगे, किसी देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उस देश या क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। जो भी स्थिति आएगी बच्चों, वो किसके नाम से जानी जाएगी, गणितीय घनत्व के नाम से जानी जाएगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग इतनी, हमने जितनी, ये काल्पनिक डाटा है, मैंने ऑथेंटिक डाटा यूज नहीं किया है, ये काल्पनिक डाटा है कि किसी क्षेत्र के अंदर 15,000 लोग रह रहे हैं। कितने हजार लोग रह रहे हैं, 15,000 लोग। और उस क्षेत्र का जो कुल क्षेत्रफल है, मान लीजिए कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर है। उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या घनत्व क्या होगा, तो हम ऐसी स्थिति यदि आती है तो 2 से 2, और ऐसी कंडीशन में बच्चों जो जनसंख्या घनत्व आएगा 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्या आ जाएगा, 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारा जनसंख्या घनत्व है। समझ में आया कैसे, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या में उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का भाग देने पर जो कुछ भी हमारे सामने आता है, वो जनसंख्या घनत्व का गणितीय घनत्व कहलाता है। तो ये जनसंख्या घनत्व निकालने की जो विधियां थी, उसमें से एक विधि मैंने आपको बताई, किसके बारे में, गणितीय घनत्व के बारे में। और कुछ और विधियां जिनकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जैसे आर्थिक घनत्व भी निकाला जाएगा, कारिक घनत्व भी निकाला जाएगा, कृषि घनत्व भी निकाला जाएगा, पोषण घनत्व भी निकाला जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, गणितीय घनत्व है। तो नेक्स्ट जो घनत्व है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, जो भी अच्छी चीज़ें लगें उनको नोट करें, और यदि किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर आप अपनी समस्याओं का समाधान भी करवा सकते हैं। जाते जाते हम आपके सामने एक प्रश्न छोड़ के जाते हैं, जो आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर डालना है। और हमारा बच्चों प्रश्न ये है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, गणितीय घनत्व जो है कितना है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र का जो घनत्व निकाला जाएगा, गणितीय घनत्व निकाला जाएगा, तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। नई वीडियो के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।